जब भी आप फोन, कार, बिस्किट, कॉफी बाय करते हैं तो यहाँ एक इनविजिबल डील इन सब चीजों का प्राइस डिसाइड करती है। ये डील कुछ नहीं बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक समझौता होता है जिसमें वे आपस में कम टैक्स या टैरिफ या बिना किसी टैक्स के सामान खरीद या बेच सके। मान के चलिए दो देश है, एक के पास लेदर है और दूसरे के पास टेक्सटाइल है। दोनों देश तय करते हैं कि मैं तुमसे लेदर के इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा और तुम मुझसे टेक्सटाइल पर कोई टैक्स नहीं लगाओगे। ये जो एग्रीमेंट हुई इसे ही हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब दो देशों के बीच में इसका डील साइन हो जाता है तब इसके वजह से दूसरे देशों का सामान सस्ता हो जाता है, बिजनेस को न्यू मार्केट मिलता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिससे कि फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्क कैसे करता है? इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है नेगोशिएशन का। जो भी कंट्री को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन करना होता है उनके ऑफिशियल्स डिस्कशन करते हैं और वहाँ पे तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि किस प्रोडक्ट्स सर्विसेज को चीपर रखा जाए, किस सेक्टर को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए। ये जो नेगोशिएशन चलता है साथ साथ फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाता है ताकि उनका व्यू भी मार्केट में बना रहे। ये डिस्कशन और नेगोशिएशन लगभग सालों साल चलते रहता है। जैसे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 20 साल लग गए थे नेगोशिएट होने में। जब नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाता है तब दोनों देश एग्री होते हैं टैरिफ रिडक्शन के लिए। टैरिफ सिंपली एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है उन प्रोडक्ट्स पर जो दूसरे देशों से अपने देश में आता है। इसमें गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ सेक्टर के टैरिफ को इमीडिएटली रिड्यूस कर दिया जाता है और कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को टैरिफ रिडक्शन के एम्बिट से बाहर कर दिया जाता है ताकि इसमें जो काम कर रहे लाखों लोगों को सडन एक्सटर्नल शॉक से बचाया जा सके। या नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इन सेक्टर के टैरिफ को धीरे धीरे रिड्यूस करती है, जैसे कि ग्रेजुअली रिड्यूस करना 5 से 10 साल के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंट इंडिया EU FTA में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को FTA के एग्रीमेंट से दूर रख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत का नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है फार्मिंग और डेयरी सेक्टर में। इसमें से मैक्सिमम स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है जिसके पास कम जमीन है इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये किसान इसके वजह से इन प्रोडक्ट्स को हाई कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं। और वहीं देखा जाए तो यूरोपियन फार्मर्स को हेवी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती है जिनके वजह से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में चीप होते हैं, लार्जली मैकेनाइज्ड होते हैं, और जो यूरोपियन फार्मर्स हैं उनके पास लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं जिसकी वजह से वहाँ के किसान जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उपजाते हैं वो मास प्रोडक्शन होता है। अगर इंडिया सडनली ट्रेड, बिजनेस या टैरिफ रिड्यूस या एलिमिनेट करता है यूरोपियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए तो इनका प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में एक तरफा मोनोपोली क्रिएट कर देगा और यूरोप के मिल्क, चीज, बटर, मीट इंडियन मार्केट्स में फ्लडेड हो जाएंगे, जिसके वजह से भारत के गरीब किसान इनके प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वैसे आजकल के मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जब इन प्रोडक्ट्स के टैरिफ को जब डिस्कस कर लिया जाता है तो दोनों देशों के पार्लियामेंट अपने अपने सेशन में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अप्रूव करते हैं। उसके बाद ही कस्टम सिस्टम चेंज होता है, टैरिफ ड्रॉप होता है और ट्रेड का फ्लो इंक्रीज होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है पार्टनर कंट्रीज के बीच में, वो गुड्स और सर्विसेज को फुलफिल करना पड़ता है रूल्स ऑफ ओरिजिन के क्राइटेरिया को, तभी उस देश के सामान को प्रेफरेंशियल कंसेशन मिलता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ वही सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा जो जेन्युइनली पार्टनर कंट्री में प्रोड्यूस होता है ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मिसयूज ना हो सके। अब हम देखेंगे कि भारत ने पास्ट में किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और इंडिया का पास्ट एक्सपीरियंस इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कैसा रहा है। जैसे कि भारत ने जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2021 में साइन किया था। उसका नाम इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। इसमें भारत ने 90% सामान जापान से ड्यूटी फ्री किया था और जापान ने भी टैरिफ को कम कर दिया था भारत के 95% प्रोडक्ट्स को। भारत में इसका असर देखा गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जैसे कि होंडा, सुजुकी जैसे गाड़ियां सस्ते दामों पर बिक रहा है। जापानीज फर्म जैसे कि हिटैची, मित्सुबिशी इन्वेस्ट कर रही है इंडियन मेट्रोज, रेलवेज और क्लीन पावर प्रोजेक्ट्स पे। उसके बाद देखा जाए तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का फंड कर रहा है बल्क में, जिससे जापान ने कमिट किया है लगभग 60,000 करोड़ का लोन देने के लिए, और वो भी 0.1% इंटरेस्ट। और वहीं देखा जाए तो इंडियन फर्म्स जापान को लेदर, फुटवेयर, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है।
तो कुल मिला के जापान भारत में कैपिटल और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है और भारत मार्केट और लेबर प्रोवाइड कर रहा है जापान में। और वहीं देखा जाए तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारत को ह्यूज लॉस झेलना पड़ रहा है। जैसे कि भारत ने 2010 में एशियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। यहाँ पर भारत का एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है अब तक। टैरिफ रिडक्शन होने की वजह से आसियान कंट्रीज के जो भी प्रोडक्ट्स है वो भारत में बहुत ज्यादा ही फ्लडेड होते जा रहे हैं। मलेशिया और थाईलैंड से जो भी पाम ऑयल आता है वो 0 टैरिफ पर भारत में आता है, जिसके वजह से इंडियन फार्मर्स जो भी ऑयल सीड्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं भारत में वो इनके सस्ते प्रोडक्ट्स से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में रूल्स ऑफ ऑरिजिन का ग्रॉसली वायलेशन हो रहा है, जहां पर एशियन कंट्रीज चाइनीज के सस्ते प्रोडक्ट्स को भारत में चीपली बेच रहा है। इसके वजह से इंडियन गुड्स कम्पीट नहीं कर पा रही है इन आसियान प्रोडक्ट्स से। और वहीं देखा जाए तो भारत का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। 2019 में ट्रेड डेफिसिट 21.8 बिलियन डॉलर था और वही ये 2024-25 में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, लगभग 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसी चाइनीज फैक्टर की वजह से भारत ने 2019 में RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा चीप प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर इंडिया मार्केट ओपन कर देता है चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए तो भारत के प्रोडक्ट्स बिक ही नहीं पाएंगे। अभी रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच 20 साल के नेगोशिएशन के बाद 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर 96.6% गुड EU से भारत को जो इंपोर्ट होगा उसमें टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और वही देखा जाए तो यूरोपियन कार का इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटा करके ग्रेजुअली 5-7 सालों में 10% तक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि BMW, Volkswagen भारत में सस्ते हो जाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक टूल है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो टूल है ये काम कब करता है, जब उसे सही जगह और वाइजली यूज किया जाए। भारत का एक्सपीरियंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक चीज क्लियरली प्रूव कर दिया है। भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेस तब हुआ जब जापान साउथ कोरिया की मदद से भारत में स्किल्स, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डअप हुआ। और वहीं देखा जाए तो फेल तब हुआ जब आसियान कंट्रीज के लिए मार्केट को ओपन कर दिया गया, जब हम अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं थे। इसलिए भारत सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि डेयरी, फार्मिंग प्रोडक्ट्स और MSME को प्रोटेक्ट किया है इंडिया EU FTA में।